इस वीडियो में दोस्तों तीसरा मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय समाज और शिक्षा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, देखिए तीसरा जो पेपर है आपका, ये भी आपका 70 नंबर का पेपर है और 28 नंबर इसमें आपको पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे। कुल आपके 21 प्रश्न लगभग इसमें पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का जो कठिनाई लेवल है वो किस प्रकार का रहता है और आपको किस प्रकार से आंसर देना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने इस मॉडल पेपर में मेंशन किया है। आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर आप करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें आपके ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। बाकी पेपर्स आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख पाएंगे जहाँ से आप सभी पेपर्स की जो एग्ज़ाम तैयारी है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है जेंडरीकरण व्यवस्था है। तो जेंडरीकरण जो व्यवस्था है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है, तो ये आपको टिक करना है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए आर्य समाज की स्थापना के बारे में ये प्रश्न है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 यहाँ पर आंसर दिया गया है। और इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो जनजातियों को शैक्षिक जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं वो भी, शोषण पर जो रोक रहा है वो भी, और पुनर्वास भी, तो सभी प्रकार की ये सुविधाएं चाहिए होंगी। तो ये यहाँ पर है। चौथा प्रश्न मौलिक अधिकारों को शामिल, मौलिक अधिकारों में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार वगैरह ये हमने सेकंड पेपर में भी डिस्कशन करे थे और यहाँ पर भी आपको है और आगे भी पेपर्स में आपके आने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में भी कुछ अधिकार थे, तो वो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक आपको जरूर से क्लियर करने हैं, क्योंकि 2-3 एग्जाम में आपके यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है ऐसे टॉपिक्स में। यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न आपके ऑप्शनल आएंगे जो कि इस प्रकार के आने वाले हैं। कुछ में आपको डेट पूछ सकता है, कुछ में आपको फैक्ट पूछेगा और कुछ में आपको ऐसे उपरोक्त सभी वाले आंसर में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद में 5वां प्रश्न आता है छोटा प्रश्न अति लघुत्तरात्मक, जिसमें देखिए भारत का संविधान किस वर्ष और किस दिन लागू हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और अगर दिन का आपको पता चलता है तो दिन भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इतना तो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है शांति निकेतन के बारे में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जब उनका शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, हमने सिलेबस डिस्कशन में भी बात करी थी कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, ऐसे 5-6 नाम लगभग हमने वहाँ पर देखे थे। सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो आप देखना, जिसमें उनका शिक्षा दर्शन आपको बुनियादी शिक्षा, एक करके सीखने वाले जो शिक्षा है, अपना एक कोई कौशल डेवलप कर लेना, कुछ किसी रोजगार विशेष की शिक्षा, तो ऐसे वो बुनियादी बातों को लेकर के हमने बात करी थी, तो वो आप जरूर से ध्यान रखना। अब शांति निकेतन इनका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना करी हुई स्कूल है। तो इसमें क्या हुआ कि किसने की और अधिवेशन के उद्घाटन में कौन सा गीत गाया गया। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी और इसमें वंदे मातरम गीत इन्होंने गाया है। बालिका शिक्षा से संबंधित कोई 2 चुनौतियां आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए अग्र भूमिका का कमजोर होना और बालिका विद्यालय और शिक्षिकाएं सर्वत्र उपलब्ध नहीं होना, तो ये कुछ चुनौतियां यहाँ पर है। और भी हमने जब नोट्स वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है तो वहाँ पर डिटेल में इनके ऊपर बात की करी है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। बट एटलीस्ट ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रश्नों का जो कठिनाई लेवल है वो किस किस टाइप से आपका रहेगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या आशय है। तो इसका जो अर्थ है वो है आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। आंतरिक भी नहीं है और बाहरी किसी भी दृष्टि से भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपने इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है। किसी के साथ में जो भारी व्यापार है, आयात निर्यात करना है या नहीं करना है, तो वो इच्छा अनुसार कर सकता है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये अर्थ होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। जब उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह करे तो वह क्या है, अनुलोम विवाह है। उच्च वर्गीय व्यक्ति, और वर्ग आप सभी को पता ही है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरह से जो 4 वर्गीय बात आ रही है, तो वहाँ पर उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय इस तरह से इनमें जो विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न अल्पसंख्यक समुदाय से क्या तात्पर्य है। अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मतलब अल्प का मतलब है कि बहुत कम, और संख्या मतलब संख्या, संख्यक से संख्या आप समझ रहे हैं, तो बहुत कम जिनकी संख्या है ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय कहेंगे। भारत एक विशाल देश है, यहाँ कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या से कम है, और इन लोगों को सरकारी विकास सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय में
माना गया है। भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। इनके विकास के लिए अलग विभाग बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टेक्निकल बात करी गई है, बट जैसे कि मैंने परिभाषा बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय वो समुदाय है जिनकी संख्या में बहुत कम है, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही हैं। तो वो क्या है कि कुछ धर्म और कुछ भाषाएं के आधार पर जनसंख्या में कम जो लोग हैं वो हैं। और इनके उदाहरण आप कैसे देंगे? मुसलमान, ईसाई, जैन आदि क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तो ये आप उदाहरण देंगे और ये अभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देखिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर को लेकर के। सभी प्रश्न हमने हर एक यूनिट से प्रश्न उठाए हैं और वो प्रश्न उठाए हैं जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं और अब की बार भी आने के जिनके चांसेस रहेंगे। एक ऐसा प्रश्न जिससे आपके ओवरऑल यूनिट का पता चल रहा हो कि इस यूनिट में क्या बातें हुई होंगी, तो ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक शिक्षा नियम पूर्वक तरीके से संपन्न होती है। औपचारिक में नियम पूर्वक तरीके से संपन्न होती है और अनौपचारिक जो शिक्षा है वो प्राय घरों में परंपरागत रूप से संभवतः है, पुश्तैनी धंधे इनमें दी जाती है। कठपुतली बनाने वाले, गडोलिया लुहार, ग्रामीण क्षेत्रों के क्रम में कांडी पंडित, लोक नर्तक आदि जो है औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके जीविका कमाते हैं, श्रम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपने निवास स्थान से रोजगार के लिए दूर दूर जाते हुए भी परिवार काम काज के लिए अपने गांव आते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि औपचारिक जो शिक्षा है वो है नियम पूर्वक और तरीके से संपन्न होती है। अनौपचारिक शिक्षा ये है कि हम परिवार के लोगों को देख करके, माता पिता को देख करके, उनका अनुसरण करके फिर अपन सीख लेते हैं। तो घरों में परंपरागत रूप से संभवतः है पुश्तैनी धंधों में दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर औपचारिक और औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक देखिए, माता पिता की आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बचपन को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का मतलब है कि परिवार अगर संपन्न नहीं होगा तो बच्चे को खिलौने नहीं दे पाएगा, उसका पालन पोषण जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, उसको जो सुविधाएं उसको चाहिए होंगी तो वो सारी नहीं आ पाएंगी। तो वहाँ पर पैसे की कमी भी यहाँ पर बच्चे के स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है, बच्चे को बचपन को इफेक्ट करती है। दूसरा यहाँ पर है, माता पिता का शिक्षित और अशिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है। शिक्षित माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे कि क्या तेरे लिए सही है, फ्यूचर में क्या क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक चल पाएंगे। बट जो गरीब माता पिता है, जो अनपढ़ माता पिता है, तो उनको नहीं पता है कि क्या सारी चीज़ें हैं या फ्यूचर किस प्रकार का होने वाला है। धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अगर पढ़े लिखे माता पिता है तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बच्चे को फोकस रखेंगे कि आगे क्या क्या जनरेशन में चेंजेस आने वाले हैं। तो उस हिसाब से बच्चे को थोड़ा सा ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। बट अगर अनपढ़ माता पिता है तो वो उतना ध्यान बच्चे पे नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर संस्कारों में भी इसी प्रकार से फर्क देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर देखिए, माता पिता की जो आर्थिक स्थिति है अगर अच्छी नहीं होती है तो बालक का रहन सहन प्रभावित होएगा, अच्छा नहीं होगा। और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति सही है तो उसका स्वास्थ्य वगैरह का अच्छे प्रकार से ध्यान रखा जाएगा, रहन सहन में कोई कमी नहीं आएगी। पर दूसरी ओर अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ये सारी दिक्कतें उसके जीवन में आने वाली है और बचपन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। चौथा बिंदु है कि सौतेली माँ और एकल परिवार के बच्चों का बचपन भी संस्कारहीन रहता है। जैसे अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर क्या रहेगा कि माता पिता को देख करके, चाचा चाची को देख करके, दादा दादी को देख करके, इनको देख करके बच्चा सीखता है, इनके अनुसरण से सीखता है और परिवार में मिलजुल करके रहता है, थोड़ा सा घुल मिल करके। और फिर वहाँ पर बट अगर एकल परिवार है तो वहाँ पर वो अकेला अपने रूम में बैठा रहेगा, खेलने के लिए लोग नहीं रहेंगे, मतलब परिवार के लोग नहीं रहेंगे खेलने के लिए, तो वो अकेला बैठा रहेगा, अकेला खेलता रहेगा, तो वो अकेलापन का शिकार हो सकता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है कि बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है अकेला खेल खेल करके। तो ऐसे काफ़ी केसेस अब आजकल तो बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं कि बच्चा ऐसे मतलब खेलने के लिए लोग नहीं है, उसके पास में दोस्त नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। तो ऐसे बच्चे वो ना हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर संयुक्त परिवार में रहता है या फिर अच्छे उनके दोस्त कोई सर्कल में रहता है तो वो एक अच्छे ठीक उसका स्वास्थ्य रहता है, हंसमुख रहता है। पाँचवा यहाँ पर आता है कि पाँचवा बिंदु देखिए, परिवार के यदि बच्चे कम हैं तो उनका बचपन अच्छा व्यतीत होता है। यदि बच्चों में माता पिता सभी बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, अधिक बच्चे रहते हैं। अब ये भी एक फैक्टर यहाँ पर प्रभावित करता है कि अगर परिवार में 5-6 बच्चे हैं मान लीजिए, तो किस किस पे ध्यान रखें। अगर एक ही बच्चा है तो सभी लोग उस पर ध्यान रखेंगे, अगर 5-6 बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान सबका रखेंगे, तो उतना अच्छा उसका बचपन नहीं रह पाएगा। तो ये भी चीज़ें प्रभावित करती है, संख्या भी। और इस प्रकार से ये ध्यान रखना है आपको। अगला टॉपिक, अपना अगला प्रश्न आता है देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय,
भ्रातृत्व, भाईचारा और सहिष्णुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करना। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा है विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास पैदा करना। तीसरा है विद्यार्थियों में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करना। तो ये 3 आपको लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का मुख्य कारण आपको बताना है। तो मुख्य कारण देखिए, पहला क्या है, मिशनरी विद्यालयों में अंग्रेजी को लोकप्रिय बना दिया था। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का अध्ययन करने पर जोर दिया। कंपनी में ऊंचे पद पाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी कंपनियां हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वता दी जा रही थी। और 1833 में कलकत्ता मदरसा और आगरा कॉलेज में अंग्रेजी की कक्षाएं खोल दी गई। दिल्ली और बनारस में अंग्रेजी विद्यालय स्थापित करे गए। तो ये कुछ कारण रहे हैं जो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ है ज़्यादा जोर से। और इसके बाद में अगला 15वां प्रश्न देखिए, भारतीय समाज में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये रहने वाला है, इस प्रकार का मौलिक अधिकारों का और ये आपके जो संविधान के जो अधिकार हैं नागरिकों को, बच्चों को अधिकार कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, संविधान का पालन करें और अपने जो उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। दूसरा देखिए, संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। तीसरा देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तीसरा देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, देश की रक्षा वगैरह। और चौथा बिंदु क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर सभी लोगों का सभी भेदभाव से परे होकर के एकजुट होकर के रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी अपने बराबर लेकर के चलें। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर अधिकार है। और इसके बाद में देखिए, मौलिक जो कर्तव्य अपना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि आते हैं, तो इनकी रक्षा करनी है, इनका संवर्धन करना है, इनको बढ़ाना है, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव भी रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह जो हैं, तो इनका आपको देखभाल करनी है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की यथास्थिति बालक तथा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसा कि मैंने बताया था, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा गया। बुनियादी शिक्षा में कही गई 3 बातें महत्वपूर्ण आपको बतानी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, गांधी जी ने 1937 में एक उभरते हुए देश के संदर्भ में, देश की कल्पना के संदर्भ में यहाँ पर बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने 3 बातें कही थी। हस्त कौशल स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। हस्त कौशल का मतलब है कि बच्चों को एक कोई भी काम उनकी रुचि के अनुसार वो सिखा दिया जाए, ताकि वो बेरोजगार ना रहें और आत्मनिर्भर बने। दूसरा है, स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हिंदी नहीं आती है और आप उसको अमेरिका की इंग्लिश बता रहे हैं। बच्चों को उसके आसपास के परिवेश से चीज़ों को जोड़ करके समझाना होगा, उसके जो मातृभाषा है उस पर आपको फोकस करते हुए बच्चों को सिखाना होगा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि स्कूल की जो शिक्षा है वो स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके, आसानी से उसके साथ में सामंजस्य स्थापित कर सके, रिलेट कर सके। और तीसरा बिंदु जाता है कि स्कूल में जो जो विषय पढ़ाए जाएँ, जो जो कौशल सिखाए जाएँ, ज्ञान के जो जो क्षेत्र हों, उसके बच्चों तक लाएं। ये सभी अलग अलग न होकर के संगठित होना चाहिए। जैसे जिस विषय की ऊपर पढ़ाया जा रहा है, जो कौशल बच्चे को सिखाया जा रहा है, जो जिस क्षेत्र की बात हो रही है, तो वो सारे एक ही यहाँ पर एक सिरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि साइंस फैक्टर है तो उसी के बारे में सारी चीज़ें बातचीत होनी चाहिए। जैसे कॉमर्स वगैरह फैक्टर है तो बीटेक वाला फैक्टर है, तो इस तरह से जब बात होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप एक तो कोई बात कर रहे हो किसी और टॉपिक की, फिर बीच में आपने तीसरा टॉपिक शुरू कर दिया है, तो वहाँ से फिर बच्चा समझने में नहीं आ पाएगा। तो आपको एक ही टॉपिक को लेकर के बात करनी होगी, एक ही विषय के ऊपर बात करनी होगी, ताकि बच्चा और अच्छे से समझ सके और उसको अपने परिवेश से भी रिलेट कर सके। तो ये 3 बिंदु यहाँ पर गांधी जी ने बताए। और इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गांधी जी के द्वारा दिए गए बुनियादी शिक्षा के मूल प्रस्ताव में इस तीसरे वाले बिंदु को किसी हस्त कौशल के संदर्भ में उठाया गया था। संगठित
रूप की कल्पना इस संगठित रूप की कल्पना उन्होंने किसी विचारधारा के संदर्भ में नहीं उठाई थी, ना किसी मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में उठाई थी, बल्कि एक हस्तकौशल के संदर्भ में उठाने की बात थी। क्योंकि जो उनका पहला विचार था वो हस्तकौशल स्कूल में सिखाया जाना, उसका आशय यह नहीं था कि हाथ का काम भी हो, बल्कि हाथ का काम केंद्रीय विषय हो। इस प्रकार से कुछ बातें यहाँ पर गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमें शांति निकेतन का एक और प्रश्न आ गया है कि शांति निकेतन आज के संदर्भ में सार्थक व उपयोगी है अथवा नहीं है। विवेचना करनी है कि आज अगर शांति निकेतन खोला जाए या फिर खुला हुआ है तो फिर वो आज के संदर्भ में, आज के परिवेश के अनुसार वो उचित है या नहीं है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसके बढ़िया काम है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शांति निकेतन आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल आज के संदर्भ में सार्थक है, क्योंकि हम विज्ञान की समस्त भौतिकवादी शिक्षा में निपुण हो चुके हैं, परंतु हम शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसे कवि का स्कूल ही संभव कर सकता है, क्योंकि यह स्कूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति हमें जीवन जीने का आदर्श सिखाती है। यदि हम प्रकृति के उपहारों को देखें तो प्रकृति हमेशा दूसरों को देना चाहती है। प्रकृति के नियम अनुशासन के बद्ध हैं और जो कि एक स्व अनुशासन है। यदि हमारी शिक्षा प्रकृति के अनुरूप हो तो हम शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक सेल्फिश टाइप नहीं बन पाएंगे। लोगों की मदद करेंगे, जिनको भी हमारी आवश्यकता है तो उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है कि प्रकृति जो क्या करती है कि हमेशा दूसरों को देना चाहती है, मदद भावना, भाईचारा वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 18वां प्रश्न। देखिए, निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन। निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन किस प्रकार का होता है, आपको वर्णन करना है। निम्न वर्ग का मतलब है बहुत ज़्यादा गरीब जो बच्चे हैं उनका बचपन की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, निम्न समुदाय, विभिन्न समुदायों के विभिन्न वर्गों की थी। यहाँ पर अलग अलग समुदायों की बात करेंगे। पहला तो क्या है, कृषक समुदाय के बच्चे जो कृषि करते हैं, तो इनके बच्चे स्कूल कम जाते हैं। ये अपने माता पिता के साथ में कृषि कार्य में सहयोग करते हैं। ये बालक पशुओं के लिए चारा काटना, खेत पर रोटी पहुँचाना, निराई गुड़ाई करना तथा कपास चुनने आदि काम खेत में करवाते हैं। माता पिता की खेत में मदद करवाते हैं। तो इनका बचपन ऐसा बीतता है कि वो खेत में काम करवाते हैं। ईंट भट्टा मजदूरों के जो बच्चे हैं उनका बचपन, तो वो जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ ईंट भट्टा का उद्योग लगाया जाता है। मिट्टी के साथ में यहाँ पानी की उपलब्धता भी रहनी चाहिए। बच्चे भी ईंट बनवाने में माता पिता का सहयोग करते हैं। तो ये बात रह गई कि जो ईंट भट्टा मजदूर हैं इनके बच्चे इनकी मदद करते हैं और स्कूल कम जाते हैं ये भी। और घुमक्कड़ समुदायों के जो बच्चे हैं तो ये क्या करते हैं, हजारों वर्षों से राजस्थान में घुमक्कड़ समुदाय जैसे रेबारी, रायका आदि तथा शहरिया काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनका विशेष योगदान है। तो इनके बच्चे भी क्या करते हैं, इनके साथ साथ आते जाते रहते हैं। तो उनका शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी पिछड़ता जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र को वो कुछ ही समय में छोड़ देते हैं। तो फिर अलग अलग क्षेत्र में उनको स्कूलें बदलनी पड़ती है। तो वो मैक्सिमम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि विद्यालय जाते ही नहीं हैं। और इसके बाद में चौथा समुदाय आता है गाड़ोलिया लुहार। गाड़ोलिया लुहार का समुदाय में यहाँ पर बचपन, तो वैसे तो गाड़ोलिया लुहार एक घुमक्कड़ समुदाय ही है जो लोहे की कारीगरी करते हैं। मुख्यतः गाड़ोलिया लुहार राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इनकी बैलगाड़ी एक विशेष प्रकार की बनी होती है। महिलाएं हथौड़ा मारती हैं और आदमी भट्टी पर लोहे की चीज़ें बनाते हैं। ये लोग पशु मेलों एवं बैल खरीदने बेचने का काम करते हैं। गाड़ोलिया लुहार के बच्चे औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेते हैं, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में लोहे की चीज़ें बनाना सीख जाते हैं। जैसा कि हमने औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करी थी, तो माता पिता को देख करके या उनका अनुसरण करके इस प्रकार से लोहे की चीज़ें बनाना वो सीख लेते हैं। सरकार ने इनके लिए बस्तियाँ और विद्यालय भी बनाए हैं, परंतु इन्हें अपना पुश्तैनी जीवन ही पसंद है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और आजकल खेती में नए नए औजार आने लगे हैं, इसलिए परंपरागत खेती के औजारों को बनाने का काम कम हो गया है। गाड़ोलिया लुहार दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं। ये कुछ बातें यहाँ हो गई। अगला है भाट कठपुतली बनाने वालों का बचपन। भाट व कठपुतली वाले जो राजस्थान के अच्छे कलाकार हैं, भाट तो मुख्य रूप से वंशावली संजोने का काम करते थे। कठपुतली वाले भी प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कठपुतली बना करके बेचते हैं। पारंपरिक विषयों पर कठपुतली नृत्य करते हैं। विद्यालयों में भी यदा कदा कभी कभी कठपुतली नृत्य दिखाते हैं, परंतु आजकल बालक इनमें रुचि नहीं लेते हैं। कठपुतलियों के परिवार के बच्चे औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेते हैं, परंतु ढोलक बजाना, पुतलियों को नचाना आदि ये काम जो हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का अनुसरण करके सीख जाते हैं। और अलग अलग जो जानवर हैं या पशु पक्षी, इनकी आवाज़ निकालना भी सीख जाते हैं। ये बच्चे कलाकार बन जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं भाट कठपुतली को लेकर के। इसके बाद में छठा बिंदु है शहरों में कामकाजी जो बच्चे हैं इनका, शहरों में कामकाजी माता पिता के बच्चों का बचपन कैसा रहता है। तो शहरों में कुछ बच्चे ढाबों होटलों पर काम करते हैं।
तो लड़कियां घरों पर झाड़ू पोछा करती है, बालक ढाबे पर काम करके कठिन परिश्रम करता है, कुछ बच्चे छोटे कारखानों में काम करते हैं और कुछ नगीने तराशने का काम करते हैं। तो गरीब बच्चों का ये परिवार यहाँ पर रहता है। और इसके बाद में कच्ची बस्ती के लोग खिलौना बनाते हैं तथा मेलों पर ढेलों में जाकर के बेचते हैं। इन्हें विद्यालयी शिक्षा बहुत कम मिलती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में अपनी जीविका चला लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न समुदायों के बालकों के बचपन में काफ़ी भिन्नता रही है। बचपन की विविधता के कारण ही ऐसे बालकों का समाजीकरण उचित तरीके से नहीं हो सकता है। शिक्षा की दृष्टि से भी इसमें काफ़ी अंतर होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि निम्न वर्गीय बालक है तो वो औपचारिक शिक्षा कम ले पाता है, बल्कि औपचारिक शिक्षा की जगह पर अनौपचारिक शिक्षा की ओर ज़्यादा यहाँ पर उनका रुझान रहता है कि वो माता पिता को देख करके, परिवार के लोगों को देख करके, अनुसरण करके और फिर अपना रोजगार ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे गाडोलिया लुहार वाले हैं तो वो लोहे का काम ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में अगला 19वां प्रश्न देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति जो है ये अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो कास्ट है ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जन्म या फिर भेद या फिर प्रजाति होता है। कुछ लोग अंग्रेजी के कास्ट को लैटिन भाषा के कास्टस से उत्पन्न मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजातीय तत्व, नस्ल, या फिर हिंदी का जाति शब्द संस्कृत के जन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्पन्न करना या फिर उत्पन्न होना। इस प्रकार से आपको जाति के जो उत्पत्ति है जाति शब्द की, तो वो यहाँ पर ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो अब हम इसके थोड़े से अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो व्युत्पत्ति से संबंधित इन अर्थों से स्पष्ट है कि जाति का जो अर्थ है वो वंश परंपरा पर आधारित एक व्यवस्था है। अनेक विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। पहली परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कुले की परिभाषा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण का मतलब है कि एक ही वंश के लोग, एक ही जाति के लोग, तो वो जाति बन जाएगी एक ही वंश के लोग। और उसके बाद में होबोल ने यहाँ पर परिभाषा दी है कि अंतर्विवाह वंशानुसंक्रमण द्वारा प्रदत्त स्थिति की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही एक जाति कहलाती है। अंतर्विवाह मतलब उसी जाति में विवाह हो रहा है, अलग किसी जाति में नहीं हो रहा है। ये बात रह गई पहले। तो एक जाति का एक ही विवाह उधर से हो रहा है, मतलब जैसे मीणा है, चौधरी आ जाता है, गुज्जर, शर्मा, इस प्रकार से अलग अलग जातियां जो है अब इनमें जातियों में सिमट करके लोग रह गए हैं। जैसे अंतर्विवाह मतलब जिस जाति का आदमी है तो उसी के अंतर्गत उसका विवाह हो रहा है, बाकी सारे काम भी उसी जाति में सारी चीज़ें हो रही हैं। और वंशानुसंक्रमण मतलब उसी जाति में विवाह हो रहा है तो बच्चे भी सेम उसी जाति से आ रहे हैं, तो फिर वो सेम जाति ऐसे चल करके वो एक जाति बन गई है, पूरा वंशानुक्रम। तो इस प्रकार से ये कुछ परिभाषा हो गई है और हमने यहाँ पर अर्थ डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद में एक परिभाषा यहाँ पर और आती है R.N. मुखर्जी के द्वारा। जाति जो है जन्म के आधार पर सामाजिक संसरण तथा खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो ये कुछ परिभाषाएं अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, इनको याद रखिएगा। एक अगली परिभाषा ब्लंट की परिभाषा है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है और सामाजिक जो सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। इनके जो सदस्य हैं या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होती है। तो ये ब्लंट की परिभाषा रही है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा का संबंध जन्म पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। जाति प्रथा अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक सहवास संबंधित प्रतिबंध लागू करता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर जाति से रिलेटेड ध्यान रखनी है। इसके बाद में भारत में वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं। तो भारत जो है जातियों का देश है और जाति शब्द का जो प्रयोग है सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। वर्ण से या कार्य विभाजन से वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज को 4 भागों में विभाजित करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके क्रमशः शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय और दासोचित यहाँ पर इनके काम रहते हैं। ब्राह्मण का तो क्या व्यवसाय है, शिक्षण का, पढ़ाने का, जो ग्रंथ वगैरह हैं उनसे रिलेटेड। और क्षत्रिय जो है वो रक्षा को लेकर के, और वैश्य जो है वो व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, और शूद्र जो है वो दासोचित उनका काम रहेगा, दास प्रथा को लेकर के। और इसके बाद में वर्ण का जो सोपानात्मक संगठन है संपूर्ण भारत में मान्य है। भारत में 3900 से भी अधिक जातियां हैं।
ये बात रह गई यहाँ पर जाति व्यवस्था का जो प्रचलन है केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की जो मान्यता है वो मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अनेक समुदायों में भी पाई जाती है। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान आदि भी यहाँ पर क्रमबद्धता है। और इसके अतिरिक्त मुसलमानों में तेली, धोबी, दर्जी जैसी जातियाँ भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतना का कोई नई बात नहीं है। और भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं। अतः इन ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावना को एक सीमा तक बनाए रखा है। सिखों में भी अनेक जातियां हैं। तो इस प्रकार से जाति और वर्ण व्यवस्था में लोग बटे हुए हैं। ये बात रही यहाँ पे। और इसके बाद में 20वां प्रश्न देखिए, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ हैं और इनको दूर करने के उपाय भी बताने हैं। सबसे पहले तो हम कठिनाइयों की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे इनको दूर करने के उपाय। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने जैसे महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राधाकृष्णन ने बालिका शिक्षा के महत्व बताया है। और एक बालिका भी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। अतः महिला और पुरुष दोनों के शिक्षित होने से आपसी समझदारी और उत्तरदायित्व का निर्वहन आसानी से कर सकेंगे। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं वो निम्न प्रकार की है। तो देखिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। पहली कठिनाई आती है, निर्धन अभिभावक बालिकाओं को शिक्षित करने के बजाय उन्हें मजदूरी करने भेजना अथवा घर के कार्यों के लिए रोकना ज़्यादा उचित मानते हैं, क्योंकि वो निर्धन है, पैसे नहीं है उनके पास में पढ़ाने के लिए। और दूसरा है, बालिकाओं को शिक्षित करना धन एवं समय की बर्बादी समझी जाती है, क्योंकि उनकी शादी करके अगले घर भेज देते हैं पति के घर। तो फिर वहाँ पर उनको यह है कि समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी यहाँ पर हो रही है कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इससे। माता पिता की ये भी सोच रहती है कईयों की। तो बालिकाओं की जो शिक्षा है इससे भी प्रभावित होती है। तीसरा है, दुर्गम स्थानों में रहने के कारण बालिकाओं को स्कूल तक भेजना भी कठिन होता है। और अगला है, कन्या स्कूलों के अभाव के कारण भी बालिकाओं की शिक्षा की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। कई माता पिता चाहते हैं कि हमारी जो बालिकाएं हैं वो कॉमन एजुकेशन जिसमें लड़का लड़की पढ़ते हैं तो उस स्कूल में ना जाए, सिर्फ बालिका स्कूल में जाए। तो अगर बालिका स्कूल आसपास नहीं है तो फिर उससे भी उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। पांचवा बिंदु है, संकीर्ण रूढ़िवादी विचारधारा के परिवारों की बालिका भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के बारे में ही बात हम कर रहे थे कि अगर स्कूल दूर है तो फिर वहाँ पर नहीं भेज पाएंगे कि बालिका अकेली बालिका कैसे जा पाएगी, आने जाने में दिक्कतें, और फिर जो लोगों का देखने का नज़रिया वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद में बात आ रही है कि बालिका विद्यालय अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर नहीं भेज पाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, कि बालिका शिक्षा की कठिनाइयों को दूर कैसे कर सकते हैं। पहला तो क्या है, पहला और इम्पोर्टेंट, कि कन्याशाला की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, दुर्गम पहाड़ी गांवों में जाकर के शिक्षा के महत्व को समझा करके शैक्षिक जागरूकता लाई जाए। तीसरा है, दुर्गम स्थानों एवं गांवों में स्कूलों की स्थापना की जाए, जिससे उन स्थानों की जो बालिकाएं हैं वो आकर के पढ़ सकें। और चौथा है, स्कूल बालिकाओं के घर के समीप हो तो उनको आने जाने में कठिनाई नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगी, और आने जाने संबंधित कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। और जो पांचवा बिंदु है, बालिका भी देश के विकास में सहायक है, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि बालिकाएं किस प्रकार से अपना आत्मनिर्भर बन सकती है, तो उनको भी मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है कि वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। वैदिक शिक्षा, इसमें देखिए वैदिक शिक्षा जो है, वैदिक काल भारतीय सभ्यता आरंभ होने के 1400 BC का है। वैदिक काल में घर बच्चे का प्रथम स्कूल था। अपने विकास तथा वृद्धि के साथ में बालक बहुत सी बातों को अचेत ही सीख जाता था। शैक्षिक दृष्टिकोण से बालक का प्राचीनतम काल इतना शानदार था कि विदेशी विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी। उन दिनों शिक्षा का मुख्य आधार वैदिक क्रिया थी। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत था। वेदों के अनुसार शिक्षा ज्ञान है। 4 वेदों को शिक्षा का प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। वेदों के साथ साथ श्रुति, स्मृति आदि से अनेक नवीन ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति के मस्तिष्क के कपाट खुल जाते थे। तो इस प्रकार से वेदों के बारे में कुछ बातें यहाँ हो गई है। और वैदिक शिक्षा के उद्देश्य की अब हम बात कर लेते हैं। तो वैदिक शिक्षा का यहाँ पर क्या उद्देश्य है, देखिए। शिक्षा का स्वरूप उस युग में आदर्शवादी था। ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के विकास के प्रति अभिवृद्धि विकसित करने पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श मानव को उसके
आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। तो ये इसके शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं वैदिक काल के। वैदिक शिक्षा की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या रही है कि पाठ्यक्रम में वेद और वैदिक साहित्य का आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों के साथ में प्रभुत्व था। साथ में ही क्या रहा कि वेदांश जो ज्योतिष व व्याकरण है, वो तर्कशास्त्र, कला एवं शिल्प, शारीरिक शिक्षा, पेशे एवं तकनीकी विषय, ईश्वर ज्ञान तथा पुराण, धर्म, तपस्या आदि भी थे, जो विद्यार्थियों की रुचियों, व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप थे। दूसरा बिंदु है शिक्षण विधियाँ। श्रवण विधि, मनन विधि, दृष्टांत विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि आदि विधियाँ भी काम में ली गई थी। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? जिसमें ब्राह्मण छात्र अध्यापक संबंध अत्यंत निकट था। उपनयन संस्कार होता है कि आप ऐसा समझिए कि विद्यालय में प्रवेश लेते समय बच्चे को कुछ शपथ दिलवाई जाती है इस प्रकार से, और उसके जनेऊ धारण करवाई जाती है बच्चे को, और फिर आश्रम में ही रखा जाता है। तो ये उपनयन संस्कार थोड़ा सा आश्रम टाइप की, जो पहले के गुरुकुल जो शिक्षा थी तो वहाँ पर काम में लिया जाता था। तो उपनयन संस्कार के बारे में कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। शिष्यों के कर्तव्य। अध्यापक की सेवा, अधिगम तथा अध्ययन करना, सादा व पवित्र अनुशासित जीवन। तो ये शिष्यों के कर्तव्य थे। और शिक्षा के लिए समान अधिकार, नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उप अध्यापक, मॉनिटोरियल प्रणाली का उपयोग आदि बातें यहाँ हो गई हैं। इसके बाद में अथवा में एक 21वां प्रश्न हमने अथवा में डाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा के तत्वों में संबंध। अब इसका अलग सेपरेट प्रश्न भी आ सकता है कि गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय क्या है, और भारतीय शिक्षा के बारे में भी अलग प्रश्न आ सकता है। तो इसको हमने यहाँ पर कंबाइन करके ही आपकी बात करी है। इसमें देखिए, गुरुकुल कांगड़ी में स्तरीय शिक्षा पर जोर दिया गया है। गुरुकुल की तर्ज पर आधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 में पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद ने की। ये आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए 1992 में यह एक मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। इसकी स्थापना के समय से ही यह धार्मिक प्रकृति का था और आरंभ से ही सरकारी अनुदान एवं सरकारी प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त रहा। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारत की गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित आधुनिक शिक्षा का एक विकल्प देना है। इसमें वैदिक शिक्षा, संस्कृत आदि पर अधिक जोर दिया जाता है। ये बात यहाँ पर रही। और अगला बिंदु देखिए, 1924 में इसे कांगड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड में लाया गया तथा यह अब भी स्थित है। इसमें 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों का दाखिला होता है और वे सामान्यतः 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी स्नातक हो जाता है। इसके बाद 2 वर्ष और पढ़ाई करने के बाद में उसे वाचस्पति की उपाधि मिलती है। इसमें पहले वर्ष से संस्कृत अनिवार्य होती है। इस विश्वविद्यालय के मूलभूत सिद्धांत की हम बात करते हैं कि कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, शिक्षा जो है आवासीय संस्थानों में ही दी जानी चाहिए। तो ये पूर्णतः आवासीय है। गुरुकुल शब्द का अर्थ है अध्यापक का घर। गुरुकुल पद्धति में बालक अपने छोटे परिवार से निकल करके अध्यापक के बड़े परिवार में चला जाता है। यहाँ घर का वातावरण बनाए रखा जाता है और विद्यार्थियों को घर और विद्यालय दोनों से ही हो सकने वाले सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। तो ये क्या है? आवासीय विद्यालय। और इसके बाद में दूसरा बिंदु है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अध्यापक के घर में प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क आवास, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरा बिंदु है, किसी बालक के विकास में जन्म हैसियत के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता और सभी को समान व्यवहार का अधिकार वहाँ पर है। सभी बालक एक जगह एक साथ रहते हैं, एक ही पोशाक पहनते हैं, और अपना समय एक साथ एक तरह से व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से उनमें समानता रखी जाती है। चौथा बिंदु है, सहनशीलता और निर्भीकता के गुण विकसित करने के लिए भी सतत प्रयास यहाँ पर प्रयत्न करे जाते हैं। पांचवा बिंदु है, चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य का पालन, अत्यंत जोर इस पर दिया जाता है। 1, 2, 5 बिंदु पर अगर अपन गौर करते हैं तो पाएंगे कि ये पुरातन भारतीय परंपरा के लिए किए गए हैं, जबकि बिंदु 3 पर आधुनिक विचारों की छाप नजर आती है, जिसमें जाति अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा के अवसर न देने का निषेध किया गया है। बस इस तरह यह परंपरा और आधुनिकता का मेल करने का प्रयास करती है। जैसे तीसरा बिंदु क्या कहा गया है, जिसमें
तीसरे बिंदु में कहा गया है कि बालक के विकास में जन्म तथा हैसियत के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, जन्म तथा हैसियत से उसको नहीं आंकना चाहिए, सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और सभी बालक एक जगह पर यहाँ पर रहते हैं, एक सी पोशाक पहनते हैं सेम टू सेम और अपना समय जो है सारी चीज़ें सेम टू सेम एक साथ में ही यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि सभी में समानता रखी जाती है, कोई पैसे वाला है गरीब है इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं जो कि गुरुकुल कांगड़ी के लिए आपको जरूर से ध्यान में रखनी है और आधुनिक शिक्षा से भी ये संबंधित है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है एक इंपॉर्टेंट पेपर जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको अपने नोट्स क्लास जरूर से देखनी है जिसमें हमने हर एक यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको वहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी वहाँ पर हो जाएंगी। और जैसे ये पेपर आपका 70 नंबर का पेपर है तो आप आज आराम से वहाँ पर 50+ नंबर ला पाएंगे अपनी क्लासेस को देख करके। एक क्लास में ही आपके पूरे सिलेबस को करवाया हुआ है, वो आप अपने मेन चैनल पर जाकर के वीडियो देख लेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालने की कोशिश करूँगा तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आती है वीडियो ढूंढने में तो कमेंट करके बताना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं जरूर से याद कर लेने हैं, उसके साथ में अपनी नोट्स क्लास देख लेनी है ताकि अच्छे प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे प्रकार से आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स ठीक प्रकार से दूर हुए हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं और जैसा कि मैंने कहा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे 4th पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।